हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। जी हां दोस्तों, नौ सैनिक अभ्यास में 110 देशों को बुलाया, मात्र आए इतने ही मुल्क। आप भी जानकर हंस पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सामने आई पाकिस्तान की एक और नई चाल, वो भी रशिया को लेकर। जी हां दोस्तों, आखिर रशिया के पीठ में ही घोंप रहा है खंजर। बताएंगे किस मुद्दे पर दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय एनएस अजीत डोभाल से की है सीक्रेट बैठक। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या इससे जुड़ी बड़ी खबर, भारत को लेकर, रशिया के संबंधों को लेकर दोस्तों क्या बातें हुई हैं। तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते और मानते कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की इंटरनेशनल हुई बेइज्जती। नौ सैनिक अभ्यास में 110 देशों को बुलाया गया, पहुंचे मात्र 7 मुल्क। जी हां दोस्तों, कहां 110 देश, कहां 7 मुल्क। बता दें दिवालिया होने के कगार पर खड़ा पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कर रहा है। एक्सरसाइज अमन 2023 नामक ये नौ सैनिक अभ्यास कल से ही कराची में शुरू हो गया। इस अभ्यास का उद्घाटन समारोह कराची के पाकिस्तानी नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। इस अभ्यास को पाकिस्तान के सम्मान के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत में ही पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान ने एक्सरसाइज अमन 2023 में भाग लेने के लिए 110 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन सिर्फ 7 देश ही अपने युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के साथ शामिल हुए हैं। 43 देशों ने इस अभ्यास में अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। इस 4 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास ने साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कितनी साख बची है। जिन देशों ने इस नौसैनिक अभ्यास में अपने जहाज भेजे हैं, उनमें अमेरिका, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली और जापान शामिल हैं। अमेरिका ने सिर्फ नाम करने के लिए अपने मरीन ब्रिगेड की एक टुकड़ी को भेजा है, तो वहीं भारत के मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना अपने परमाणु शक्ति संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर तक को दोस्तों पूरे बैटल फोर्स के साथ भेजती है। और इसमें बड़ी संख्या में विध्वंसक जहाज, माइन स्वीपर जहाज, टैंकर और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। संभावना था कि पाकिस्तान के अमन 2023 अभ्यास में सबसे बड़ी भागीदारी चीन की होगी। चीनी नौसेना अपनी पनडुब्बियों के साथ इस अभ्यास में शामिल होगी, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। तुर्की से भी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को भेजने की उम्मीद थी, लेकिन भूकंप के बाद ऐसा संभव न हो सका। ऐसे में अमन अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में बाकी देशों की घटती भागीदारी पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय साख की गवाही देता है। पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन उसकी सेना इससे अछूती है। और दोस्तों अभी एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान मात्र आर्थिक स्थिति में ही कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उसके पूरे सिस्टम हिले हुए हैं। और इसकी गवाही ये विश्व के हर देशों के प्रशासन द्वारा मिल रहा है दोस्तों, और वो अपने सेनाओं को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, कहां पर 110 देशों को आमंत्रित किया गया था दोस्तों, और कहां सिर्फ 7 मुल्क ही पहुंचे हैं। ऐसे में इतनी घनघोर बेइज्जती पाकिस्तान की आज तक नहीं हुई थी जो आज हुई है। और साथ ही साथ जो 7 देश पाकिस्तान में भेजे गए हैं दोस्तों अभ्यास के लिए, उनमें भी पूरी पलटन नहीं भेजी गई, बल्कि दोस्तों मात्र सेनाओं की एक टुकड़ियां भेजी गई हैं। और जबकि भारत में अभ्यास होता है तो पूरा पलटन भेज दिया जाता है देशों के द्वारा। इवन परमाणु शक्तियों से लैस मिसाइलें भी भेजी जाती हैं दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कहां भारत और कहां वो पाकिस्तान। और वाकई में खुद पाकिस्तानी अब ये मान रहे हैं कि वो भारत को पकड़ पाना अब उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, कमेंट में कहना मत भूलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। हमेशा की तरह चलते हैं बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां सामने आई पाकिस्तान की नई चाल। रूस की पीठ में ही घोंपने लगा खंजर। बता दे अपने देश को कंगाली से बचाने के लिए जूझ रहे पाकिस्तान की एक नई चाल सामने आई है। आप भी जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक तरफ वो अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए रशिया से सस्ते तेल खरीदने की जुगत लगा रहा है, तो वहीं यूक्रेन को अपने देश के रास्ते हथियार सप्लाई करवा रहा है, जो रूसी नागरिकों और सैनिकों की मौत की वजह बन रहे हैं। ये दावा दोस्तों जियोपॉलिटिकल की रिपोर्ट में किया गया है। बता दें कि 20 जनवरी को पाकिस्तान और रशिया के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को लेकर मीटिंग हुई है। इसके मार्च के अंत तक रशिया से सस्ता तेल खरीदने की डील को लेकर भी बात हुई है। जियो
जियोपॉलिटिक ने अपनी खबर में दावा किया है कि पाकिस्तान यूक्रेन समेत विभिन्न देशों को हथियार सप्लाई करके पैसा बना रहा है। इस खबर के मुताबिक हथियारों की यह सप्लाई कैस्ट्रल नाम की कंपनी के जरिए किया जा रहा है। बताया गया है कि कैस्ट्रल के सीईओ लियाकत अली बेग ने मई और जून 2022 में पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया की यात्रा की थी। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई इस्लामाबाद के रास्ते की जा रही है। इसके बदले में पाकिस्तान यूक्रेन से TV3117 VM इंजन की सर्विसिंग और रिपेयरिंग में मदद ले रहा है। इन इंजनों को MI-17 हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाता है। जी हां दोस्तों, गौरतलब है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। इसके तहत ही रूस से सस्ता तेल खरीदने की उसकी डील चल रही है। इसको लेकर पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री सरदार अयाज सादिक और रशिया के ऊर्जा मंत्री निकोल शुगलिनोव के बीच बातचीत हुई है। जी हाँ, यानी कि एक तरफ रशिया से कह रहा है कि हमको सस्ता तेल दे दो, जिस कीमत पर भारत को दिया है चलो उतने कीमत पर ही हमको तेल दे दो। और एक तरफ दोस्तों जिससे रशिया का युद्ध चल रहा है उस देश को पाकिस्तान कह रहा है हमसे हथियार ले लो और उन हथियारों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ करो। यही पाकिस्तान का मतलब दिखाई दे रहा है दोस्तों। यानी एक तरफ रशिया तुम्हारी मदद करे तेल में और दूसरी तरफ तुम रशिया के नागरिकों को ही मरवा दो। और यही सबसे बड़ा चाल दोस्तों पाकिस्तान को और भी ज्यादा गर्त में लेकर जाएगा। अगर आप लोग भी मानते हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ शहबाज शरीफ जिस प्रकार से पॉलिटिक्स भी अच्छे से नहीं कर पा रहे दोस्तों, सजेशन जरूर दे दीजिएगा शहबाज को। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय नेता अजीत डोभाल से किया सीक्रेट बैठक। भारत रशिया में आखिर क्या खिचड़ी पकी बता दें। जियोपॉलिटिक्स पिछले कुछ सालों में जितनी तेजी से बदल रही है वो पहले इतनी तेजी से कन्वर्टे नहीं लेती थी। पहले कहावत थी कि जियोपॉलिटिक्स में नेताओं की मुलाकात का असर कुछ सालों के बाद दिखना शुरू होता था, लेकिन अब मुलाकातों का असर घंटों के अंदर में दिखना शुरू हो जाता है। और भारत, रशिया, अमेरिका के बीच भी काफी तेजी से घटनाक्रमों में बदलाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर। आखिर पुतिन और डोभाल के बीच की दुर्लभ मुलाकात क्यों हुई है, ये एक रहस्यमय चर्चा का विषय बन गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ 1 घंटे तक आमने सामने की बैठक की। और इस बैठक में दोनों के बीच क्या बात हुई इसके बारे में ना तो रशिया की ही तरफ से कुछ बताया गया है और ना ही भारत की तरफ से कोई जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने और पर्यावरण को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन और डोभाल के बीच हुई बैठक में इन सब के अलावा कई और मुद्दों पर बात हुई होगी, लेकिन मॉस्को और नई दिल्ली दोनों इस बैठक को लेकर चुप हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दूतावास ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की, लेकिन विस्तार से नहीं बताया गया कि ये मुलाकात आखिर क्यों की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अजीत डोभाल जी को स्पेशल बैठक के लिए व्लादिमीर पुतिन ने बुलाया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहाँ 75 से अधिक देशों की फौज को भारत दे रहा रक्षा उपकरण, बज रहा धनुष, तेजस और T-90 टैंक का डंका। बता दें रक्षा क्षेत्र में भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की राह पर तेजी से कदम बढ़ा दिया है। मौजूदा समय में 75 से अधिक मित्र देशों की फौज को भारत विभिन्न तरह के रक्षा उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए परियोजनाओं की स्थिति जानने के लिए लोकसभा सांसद अन्ना साहेब शंकर जोल्ले, तेजस्वी सूर्या, कराड़ी सनगन्ना अमरप्पा और प्रताप सिम्हा ने 10 फरवरी को सवाल पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रमों के तहत रक्षा क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। इन कार्यक्रमों ने आयात बिल को कम करने में क्या मदद की है, यदि हाँ तो कुल संख्या में वो आयात के प्रतिशत हिस्से संबंधी तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ऐसे में दोस्तों इसके जवाब में ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आई है कि भारत ने धनुष लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस सर्फेस टू एयर मिसाइल प्रणाली, आकाश मैन बैटल टैंक अर्जुन, T-90 टैंक, T-72 टैंक, आर्म्ड पर्सनल कैरियर, BMP 1111 के Su-30 MK1 चीता हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर DO 228 और हाई मोबिलिटी ट्रक तैयार होने लगे दोस्तों। और अब भारत 75 से अधिक देशों की फौजों को ये रक्षा उपकरण दे रहा है दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि अपना भारत आत्मनिर्भर भारत बने, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, और उसके लिए अग्रसर है अपना भारत। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा सही में वाकई हो रहा है तो मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ,
जहां पर बड़ा खुलासा, चीन के जासूसी गुब्बारों से कम 40 देश हुए प्रभावित, अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ बना रहा बड़ा प्लान। बता दें, अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा है कि चीन के गुब्बारा निगरानी कार्यक्रम से अमेरिका समेत कम से कम 40 देश प्रभावित हुए हैं, लेकिन उन्होंने उन देशों के नाम बताने से इनकार कर दिया है जहां अब तक ये गुब्बारे देखे गए हैं। हालांकि चीन ने इस तरह का कोई भी कार्यक्रम चलाने से इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो चीन में इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाले संगठनों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने सहित कार्रवाई करने पर काम कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने इस प्रणाली का जल्दी पता लगा लिया और विवेकपूर्ण कार्रवाई की, इसीलिए हम इसकी खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता को कम करने में सक्षम रहे। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अल्ताफ बुखारी की धमकी, कहा जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसने की अनुमति नहीं देंगे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने शनिवार को धमकी देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में गैर स्थानीय लोगों को बसने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान की भी आलोचना की। पूर्व मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और वादा किया है कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए सभी जन विरोधी फैसलों को पलट दिया जाएगा। बुखारी ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि हम गैर स्थानीय लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर की जमीन यहाँ के लोगों की है और उन्हीं की रहेगी। ये कार्यक्रम सांबा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के युवा नेता रहे सनी संग्राल को पार्टी में शामिल कराने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने गांधीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ अपनी पार्टी की सदस्यता ली। अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चिंता जताते हुए बुखारी ने कहा कि सरकार के पास अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। ऐसे में दोस्तों, अल्ताफ बुखारी की यह धमकी सरकार के कदमों के खिलाफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसने की अनुमति नहीं देने वाले बयान एक तरीके से भारत के अन्य राज्यों से जाने वाले बसने वाले लोगों के लिए खतरे से भरा हो सकता है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां आखिर आईएमएफ की शर्तों को लागू करने लगा पाकिस्तान। अब जनता के ऊपर लगा दिया ये वाला टैक्स। बता दे, आईएमएफ से लोन की चाहत लिए पाकिस्तान अब उसकी शर्तों को लागू करने में जुट गया है। आईएमएफ को संतुष्ट करने के लिए उसने किसानों समेत सभी बिजली उपभोक्ताओं पर नए टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को 170 अरब रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान सरकार ने एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है। गौरतलब है कि राहत पैकेज के तहत 1.1 अरब डॉलर की नई किस्त जारी करने के पहले मुद्रा कोष ने कुछ सख्त कदम उठाने को कहा था। आईएमएफ के एक प्रतिनिधि मंडल ने किस्त जारी करने के संदर्भ में पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ 10 दिन तक वार्ताएं की थी, लेकिन कर्मचारी स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए बगैर ही वो प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को वॉशिंगटन लौट गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां रशिया ने 1 घंटे में यूक्रेन पर दागी 17 मिसाइलें, ऊर्जा केंद्रों को भी बनाया निशाना। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने शुक्रवार को 1 घंटे में यूक्रेन में 17 मिसाइलें दाग दी। ये हमला सुबह 4 बजे यूक्रेन के ज़पोरिजिया इलाके में किया गया। जंग की शुरुआत के बाद ये पहला ऐसा हमला जिसमें एक साथ इतनी मिसाइलें दागी गई। कीव के मेयर इगोर तेरखोव ने बताया है कि रशिया ने अपने हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज रशिया ने 17 मिसाइलों के अलावा ड्रोन और रॉकेट्स के जरिए भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले किए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे ये हमले हो रहे हैं, युद्ध और बढ़ता जा रहा है इन दोनों देशों के बीच। ऐसे में अमेरिका काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है दोस्तों, और अब अमेरिका ने कहा है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध मात्र पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं। कहा वो करें पुतिन से बातचीत, हम देंगे उनका साथ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है रशिया और यूक्रेन में। तो वहीं इसी बीच दोनों देशों के युद्ध को रोकने को लेकर अमेरिका ने बड़ी बात कही है। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के राष्ट्रपति से बातचीत कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका हर उस फैसले का स्वागत करेगा जिससे रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग समाप्त हो सके। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास युद्ध रोकने या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मानने के लिए अभी भी समय है। इसके जवाब में उन्होंने कहा,
मुझे लगता है कि पुतिन के लिए युद्ध को रोकने के लिए अभी भी उचित समय है। मैं पीएम मोदी जी से कहना चाहूंगा कि इस जंग को रोकने के लिए वे जो भी प्रयास करेंगे उस फैसले में अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा और उस प्रयास का हम स्वागत करेंगे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर बात मानने की बात कही है। दोस्तों कहा है हम उनके हर फैसले का स्वागत करेंगे बशर्ते कि ये युद्ध रुकनी चाहिए और पीएम मोदी ही मात्र हैं पूरे विश्व में ऐसे नेता जो इस युद्ध को रुकवा भी सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतना विश्वास, क्या वाकई में दोस्तों ये रियल विश्वास है या फिर कहीं ना कहीं भारत को लेकर अमेरिका भी गेम खेल रहा है? दोस्तों आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर बताइएगा, लेकिन थैंक यू अमेरिका कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारतीय सेना को ऐसे शुक्रिया कह रहे हैं तुर्की के लोग। दोस्त कहता हूं लेकिन वे मेरे भाई बहन की तरह हैं। जी हां, इस सप्ताह भूकंप प्रभावित तुर्की में भारतीय सेना के राहत अभियान के दौरान ली गई एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय सेना का अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय द्वारा साझा की गई तस्वीर में एक तुर्की महिला भारतीय सेना की महिला सैन्य कर्मी को गले लगाकर चूम रही है। हमने आपको कल ये बात बताई थी दोस्तों। ऐसे में तुर्की के लोग भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ को दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय दल उन पहले दलों में से है जो भूकंप के बाद राहत एवं बचाव के लिए तुर्की पहुंचा है। तुर्की के एक नागरिक ने कहा है कि वो भारतीय बचाव दल को दोस्त कहता है लेकिन वे उनके भाई बहन की तरह हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तुर्की के एक नागरिक फुरकान ने कहा कि मैं वास्तव में उनका आभारी हूँ। वे यानी भारतीय बचाव दल पहला समूह है जो तुर्की पहुंचे हैं। ये पहली बार था जब मैं भारत के लोगों के एक समूह से मिला और मैं अपनी भावनाओं को बयान नहीं कर सकता। मैं उन्हें दोस्त कहता हूं लेकिन मैं उन्हें भाई बहन की तरह देखता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि एनडीआरएफ ने तुर्की की सेना के साथ मिलकर 8 साल की बच्चे की जान बचाई जो कि इमारत के मलबे में फंसी हुई थी। और ऐसे में पूरे तुर्की में ही नहीं बल्कि दोस्तों पूरे विश्व में भारतीय एनडीआरएफ टीम की जमकर तारीफ हो रही है। दोस्तों लोग भारत का गुणगान गा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने बिल्कुल सही कार्य किया है इन टीमों को वहां भेजकर। आपको बता दें पूरा अस्पताल भारत ने दोस्तों तुर्की में भेज दिया है और वो अस्पताल मात्र 5 घंटे में तैयार किया गया था। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां यूक्रेन युद्ध की बरसी पर नए सिरे से तबाही शुरू करेंगे पुतिन। आ रही है 24 फरवरी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की भविष्यवाणी बता दें कुछ ही दिनों में रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुई तबाही के निशान पूरी दुनिया में देख रही है। इसी बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के युद्ध की बरसी पर रशिया एक बड़े जमीनी हमले की शुरुआत कर सकता है। बेन वॉलेस ने भविष्यवाणी की है कि पुतिन निर्दोष नागरिकों की हत्या के अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उनके हमले का 1 साल पूरा होने वाला है। उन्होंने पश्चिमी देशों से आग्रह किया है कि वो यूक्रेनियों की ताकत को कम ना समझे जो एक नए सिरे से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। सब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 24 फरवरी को आखिर राष्ट्रपति पुतिन करने क्या वाले हैं दोस्तों, जो पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है इस बात को लेकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पुतिन वाकई में कुछ बुरा करने वाले हैं यूक्रेन के साथ दोस्तों, या बिल्कुल नहीं? आपको जो भी लगता है बताइएगा जरूर, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां पीएम मोदी की तपस्या की ताकत ने साबित कर दिया ना सच परेशान हो सकता है ना पराजित। जी हां, नकवी का बड़ा बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या की ताकत परिश्रम के परिणाम ने साबित कर दिया है कि ना सच परेशान हो सकता है ना पराजित। नकवी ने संत गुरु रविदास जी की जयंती पर शनिवार को यहाँ भारतीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आशय की बात कही। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी की सोच संदेशों का संकल्प ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र है। संत रविदास जी ने जिस जाति प्रथा के कुप्रभाव के प्रति आज से सैकड़ों साल पहले अपने संदेश से सचेत किया था, वो संदेश आज भी सार्थक है। नकवी ने कहा कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। इसका सबक संदेश समाज को एक सूत्र में बांधने का मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जमकर पीएम नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते कि पीएम मोदी जी हैं ही तारीफों के काबिल, तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि त्रिपुरा में एक बार फिर डबल इंजन की बनेगी सरकार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल त्रिपुरा के दौरे पर हैं। कल से ही पीएम मोदी ने अम्बासा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम ने कहा कि विकास का इंजन रुकना नहीं चाहिए, राज्य में अब पिछड़ापन नहीं है, हमारे पास माता बहनों का आशीर्वाद है। मोदी जी ने कहा पहले त्रिपुरा के पुलिस स्टेशनों पर सीपीएम कैडर का कब्जा था, लेकिन अब बीजेपी के शासन में राज्य में कानून का राज है। अब राज्य में महिला सशक्तिकरण है और जीवन यापन
करना आसान है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां महाराष्ट्र में गद्दारों की नहीं खुददारों की सरकार है, मैं इनके बाप से भी नहीं डरता, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि नासिक में संकल्प लिया तो भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। इसी नासिक में शूर्पणखा की नाक भगवान राम ने काटकर उस अहंकार खत्म किया था। फडणवीस ने कहा कि महाविजय का मंत्र इस भूमि से हमने लिया है, महाविजय अभियान हम शुरू कर रहे हैं। विजय का T20 शुरू हो चुका है, सीएम शिंदे और हमने बैटिंग शुरू कर दी और हम जीतेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने शिवसेना उद्धव गुट का बिना नाम लिए वार करते हुए कहा कि आज जो सरकार महाराष्ट्र में है वो गद्दारों की नहीं खुददार लोगों की सरकार है, हिंदुत्व के खुददारों की सरकार है। गद्दार वो है जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा था। फडणवीस ने आगे कहा कि जो बचे हुए 10-12 हैं वो भी निकल जाएंगे, उन्हें रोकने के लिए हमने जो किया है वो नियम के अनुसार किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हमारे हक में आएगा क्योंकि हमने संविधान के अनुसार काम किया है। उन्होंने कहा कि 100% एकनाथ शिंदे की सरकार संवैधानिक सरकार है और अगली बार भी हम जीत कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे फडणवीस की इन बातों को लेकर, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां अमित शाह जी ने कांग्रेस और JDS पर साधा निशाना, कहा दोनों दल कर्नाटक का भला नहीं कर सकते। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि कांग्रेस और जनता दल 17वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान में विश्वास रखते हैं और दोनों दल कर्नाटक का भला नहीं कर सकते हैं। वहीं उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो 16वीं सदी की उल्लाल की तुलुव रानी अब्बका चोपटा से प्रेरित हैं, जिन्होंने राज्य की समृद्धि के लिए शासन किया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और विपक्षी पार्टी ने कर्नाटक का इस्तेमाल गांधी परिवार के लिए ATM के तौर पर किया। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां एक कदम आगे की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, योगी जी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या भूमिका अदा कर सकता है, इसका प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दिया है। अगर हम एक कदम आगे सोच कर नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, वो चाहे समाज हो या व्यक्ति, उसे चलना ही होगा। इसी सोच के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट में यात्रा तय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी योगी जी के बात का समर्थन करते हैं तो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए। जय हिंद जय भारत।